नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं निर्मल वर्मा जी की लिखी कहानी माया दर्पण। छज्जे पर भूरी जलती रेत की परतें जम गई हैं। हवा चलने पर अलसाए से धूल कण धूप में झिलमिल से नाचते रहते हैं। लड़ाई के दिनों में जो बैरक बनाए गए थे वे अब उखाड़े जा रहे हैं। रेत और मलबे के ढूं ऐसे खड़े हैं मानो कच्ची सड़क के माथे पर गोमड़े निकल आए हों। खिड़की से सब कुछ दिखता है। दिन और शाम के बीच कितने विचित्र रंगों की छायाएं टीलों पर फिसलती रहती हैं। दूर से निरंतर सुनाई देता है पत्थर तोड़ने की मशीन का शोर, दैत्य के घुर्राहटों की तरह घुर घुर घुर। दोपहर की नींद के कच्चे कगारों पर ये आवाजें हल्की लहरों जैसी थप थप टकराती हैं। तरन अकबकाकर जाग गई। हाथ माथे पर गया तो लगा पसीने की बूंदों पर बाल चिपक गए हैं। बिंदी की रोली दोनों बाहों के बीच फैल गई है। उसे लगा मानो वे अब तक जाग रही थी। सचमुच जागने पर पता चला था कि सोते समय भी वे यही बराबर सोच रही थी। दोपहर की नींद जो ठहरी, आधी आंखों में आधी बाहर। आंखें धोई, बिंदी पोंछ दी, पंप के पानी को चुल्लू में लेकर आंखों में छिड़का। गुसलखाने की खुली खिड़की से मैदान का वह हिस्सा दिखता था जहां बैरकों को ढहाया जा रहा था। आधी टूटी इमारतें सूखे भग्न कंकालों सी खड़ी थीं। सूखी रेत के कण तितीरी धूप में मोतियों से झिलमिला उठते थे। तरन को लगा मानो उसके दांतों के भीतर भी रेत चरमरा रही हो। देख तो तरन, बाबू उठ गए हों। तू हुक्का उनके कमरे में रखा। बुआ ने रसोई से सटी कोठरी से आवाज दी। इतनी उम्र में भी बुआ को सब कुछ याद रहता है। लगता है जैसे उठते बैठते सोते जागते उनकी चेतना की डोर बाबू की दिनचर्या से जुड़ी रहती है। अपनी कोठरी की धैर्य पर ऊँघती रहती है बुआ, आसपास के कार्यकलाप से सर्वथा निर्लिप्त। इस पर भी उन्हें बाबू की हर जरूरत का आभास कैसे हो जाता है। तरन के लिए यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। शाम होते ही दीवान साहब अधीर आतुरता से मेहमानों की प्रतीक्षा करने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए कुछ दूर छोटी लाइन के स्टेशन पर टहलने लगते हैं तो भी जल्दी वापस लौट आते हैं ताकि कोई अचानक उनकी अनुपस्थिति में घर ना आ जाए। आते ही बुआ से पूछते हैं कि उनके पीछे कोई आया तो नहीं था। बुआ हाना के अलावा कोई उत्तर नहीं दे पाती। बरसों बाद आज भी उन्हें दीवान साहब से विचित्र अज्ञात सा भय लगा रहता है। छोटी थी तो भी भाई के सामने सिर झुका रहता था। विधवा होने पर दीवान साहब ने कुछ रुपए महीने बांध दिए थे। अब इस उम्र में मालकिन के ना रहने पर आई है, वह भी इसलिए कि इतने बड़े घर में तरन अकेली है। तरन ना होती तो क्षण भर के लिए भी उनका इस उजाड़ अकेले घर में रहना दूभर हो जाता। धूप मिटते ही बरामदे में जमघट लग जाता है। सरकारी सुपरवाइजर मिस्टर दास से लेकर बड़े ठेकेदार मेहरचंद तक का काम खत्म होने पर दीवान साहब के बरामदे में कुछ देर के लिए सुस्ताने आ बैठते हैं। और है भी क्या इस उजाड़ बस्ती में, जहां दिन की थकान उतारी जा सके। अहीरों के मिट्टी के झोपड़े, इक्की दुक्की पान बीड़ी की दुकानें, ढाबे और ऊपर टीले पर काल भैरव का मंदिर। ले देकर एक दीवान साहब का ही तो घर है जहां दूर शहरों से आए प्रवासी भद्र लोग घड़ी दो घड़ी हंस बोलकर जी हल्का कर लेते हैं। देख तो तरन, जरा चिलम तो भर लाना दास बाबू के लिए। दरवाजे की ओर मुंह मोड़कर बाबू ने कहा। उनके चेहरे की मुस्कान में अब ऊब का भाव डूबने लगा था। दास बाबू आए हैं तो और लोग भी आते होंगे। आज इतनी देर कैसे हो गई? अरे भोपू तो कब का बच चुका। दास बाबू का थुलथुल गेंद सा शरीर आराम कुर्सी में धंस गया। बोले तो नकली पीले दांत कटकटा गए। नहर पार जमीन देखने गया था।
वापस लौटते हुए नया पेट्रोल पंप देखने रुक गया। अब यहाँ पेट्रोल की दिक्कत नहीं रहेगी दीवान साहब। तरन भीतर से हुक्का लेकर आई तो दास बाबू सिमट गए अपने में। 50 से ऊपर उनकी उम्र लांघ गई है, किंतु किसी स्त्री के सामने आज भी घबरा से जाते हैं। तरन के पांव पीछे मुड़े तो वे तनिक स्वस्थ हुए, गले को साफ किया, फिर भी जब बोले तो आवाज खक्खारती रही। कुछ दिनों के लिए हरिद्वार ऋषिकेश क्यों नहीं घुमाते दीवान साहब? ना हो बिटिया का मन ही बहल जाएगा। दिन रात अकेले में क्या ऊब नहीं जाती होगी। दास बाबू तरन का नाम नहीं ले पाते। वे जरा उम्र में छोटी होती तो उसके सम्मुख इतना घना सा संकोच न घिराता। जरा उम्र में छोटी होती तो नाम सहज स्वाभाविक हो जाता। किंतु इन दो सीधी स्पष्ट सीमाओं के बीच आयु की धुरी समय के जिस दलदल में फंसी रह गई है, उम्र जहां ना बढ़ती है ना घटती है, उसे क्या कहकर संबोधित करे, दास बाबू कभी समझ नहीं पाते। बाबू कुछ भी ना कहकर चुप बैठे रहे। वे अपने इन मित्रों से हंस बोल लेते हैं, यह बात और है, किंतु मन में हमेशा उन्हें अपने से छोटा समझते हैं। इतनी घनिष्ठता के बावजूद उन्होंने अपने और दूसरों के बीच कहीं एक लकीर खींच रखी है, जिसे उल्लंघन करने का दुस्साहस कोई भी नहीं कर पाता। तरन के पांव, जो दास बाबू की बात पर सहसा दहरी पर ठिठक गए थे, फिर आगे बढ़ गए। दूसरे कमरे में बुआ पुराने कपड़े सी रही थी। उनकी आंख बचाकर वे अपने कमरे में चली आई। दरवाजा बंद करके भी देर तक दरवाजे के आगे खड़ी रही। बरामदे की आवाजों को नहीं सुनती है उस निर्भेद्य मौन को जो सारे घर में छाया है, जिसके भीतर ये आवाजें पराई, अपरिचित, भयावह सी जान पड़ती हैं। खिड़की से बरामदा दिखता है। जब किसी शाम बाबू के मित्र नहीं आते तो वे अकेले आंखें मूंदे कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ऐसे क्षणों में कितना गहन सा मोहन बाबू के इर्द गिर्द घिर जाता है। उसने कई बार सोचा है कि ऐसे में वह बरामदे में उनके पास जाकर बैठ जाए, इधर उधर की बातें करे। आखिर इस घर में अब वे दो ही तो रह गए हैं जो विगत दिनों की स्मृतियों में एक दूसरे के साझीदार हो सके। किंतु इतने पर भी कभी पांव नहीं उठते। सिर्फ खिड़की से ही वे चुपचाप उन्हें देखती रही है। हवा चलती है। दोपहर शाम, साएं साएं, मैदानों के टीलों ढूंहों से मिट्टी, रेत के गरम रेले बार बार दरवाजे खटखटाते हैं और रास्ता ना पाकर आंगन में बिखर जाते हैं। कभी कभी सड़क को समतल बनाने के लिए बारूद से चट्टानों को फोड़ा जाता है। विस्फोट होते ही कपकपाता सा धमाका होता है। आर पार धरती हिल जाती। दूर दूर तक खतरे की लाल झंडियां हवा में लहराती रहती। ऊँघती हुई तरन अचानक अचकचाकर चौंक सी गई, मानो किसी ने झटका देकर उसे झंझोड़ दिया हो। शाम का बुझा बुझा सा पीलापन चुपके से सारे मैदान में फैल गया था। बुआ कमरे में आई। उसे खिड़की के पास ऊँघते देखा तो झिड़क कर कहा, कितनी बार कहा है, दोनों वक्त मिलते समय अंधेरे कमरे में नहीं बैठते। शंभू को लेकर तनिक बाहर क्यों नहीं घुमाती? किंतु उसी समय सीढ़ियों पर भारी पदचाप सुनाई दी। तरन की आंखें अनायास खिड़की की ओर उठ गई। इंजीनियर बाबू आए थे। यह इंजीनियर बाबू भी अजीब हैं। इस तरह धाम धाम करते आते हैं कि सारा घर हिल जाता है। 4-5 महीने पहले इधर सरकारी आर्किटेक्ट होकर आए थे, किंतु यहाँ सब उन्हें इंजीनियर बाबू के नाम से ही संबोधित करते हैं। उनकी चाल ढाल और बातचीत से ऐसा जान पड़ता है मानो बरसों से यहाँ रहते आए हों। वे बाबू के रोजमर्रा आने वाले मित्रों में नहीं हैं, बाबू के मित्र हैं। ये कहना भी कठिन है, शायद इसलिए कि उम्र में वे बाबू से आधे हैं और कोशिश करने पर भी बाबू उनसे हंस खुलकर बातचीत नहीं कर पाते। तरन ने हड़बड़ाकर बालों को समेट लिया। 2-3 बार जल्दी जल्दी कंघी से उन्हें कहीं धीरे से दबाया, कहीं हल्के से उठाया। पाउडर लगाया तो आंखें फड़फड़ा उठी। मांग के नीचे माथे के बीचों बीच बिंदी लगाते हुए तरन का हाथ क्षण भर के लिए ठिठक सा गया। ना, अपने लिए उसे कोई भ्रम नहीं था। चेहरे का आकर्षण चाहे जिसमें जैसा होता हो,
वह जानती थी कि उसमें नहीं है। उसके लिए अब मन क्लांत नहीं होता। बरसों पहले सड़क पर चलते हुए कोई उसकी ओर देखता तो तन मन सिहर उठता था। वह दौड़कर वापस आती थी, घंटों आईने के सामने खड़ी रहती। क्या देखते हैं लोग उसमें? ये प्रश्न कितना विचित्र था और इसका उत्तर पाने के लिए कितनी देर तक दिल धोखनी की तरह चलता रहता था। आज जब कभी लोग देखते हैं तो उसे स्वयं अपने पर आश्चर्य होता है। लगता है जैसे वे अपने को छोड़कर उनके संग मिल गई है, उन्हीं की कौतूहल भरी दृष्टि से अपने को देख रही है। आप अभी तक यहीं बैठी हैं? तरन एकाएक चौंक सी गई। दरवाजे पर इंजीनियर बाबू खड़े थे। मैं अभी बरामदे में आ रही थी। आप चाय पी चुके? चाय फिर किसी दिन पीऊंगा, जब आपको बरामदे में आने की फुर्सत होगी। इस वक्त तो झटपट घर पहुंचना है। तरन ने उनके सामने चौकी रख दी। ठहरिए, कुछ खाकर जाइए। अभी तो आप आए हैं। तरन रसोई की ओर जाने लगी, किंतु इंजीनियर बाबू ने उसे बीच में ही रोक दिया। देखिए, इस वक्त ये झंझट रहने दीजिए। अभी अभी शहर से लौट रहा हूं। रास्ते में धूल गर्द खाई है, उससे बिल्कुल पेट भर गया है। जब कभी इंजीनियर बाबू हंसते हैं, तरन को हमेशा यह महसूस होता है कि इस बस्ती के लोग चाहे आदर भाव से उन्हें इंजीनियर बाबू कहकर पुकारे, उम्र में वे उससे छोटे ही हैं। पहले पहल जब उसने इन्हें दीवान साहब की मित्र मंडली के बीच बरामदे में देखा था तो गहरा आश्चर्य हुआ था। इतने बड़े बुजुर्गों के बीच कॉलेज की छात्र से दिखने वाले ये इंजीनियर बाबू ठीक से फिट नहीं बैठते थे। आप उस तरफ आई नहीं? मोंटू आपके बारे में रोज पूछता है। मोंटू इंजीनियर बाबू का नौकर है। जब कभी तरन रेलवे लाइन के पार टहलने जाती है वे उसे हमेशा मिलता है। इस बार आऊंगी, आप रहेंगे? अगले हफ्ते आइएगा, 4-5 दिन के लिए। एकदम बहुत काम आ पड़ा है। इंजीनियर बाबू जाने से पहले एक क्षण रुके, रुमाल से अपने ऐनक का शीशा साफ किया। तरन की आंखें चुपचाप ऊपर उठ गईं और देर तक उसी रिक्त स्थान पर टिकी रहीं जहां कुछ क्षण पहले इंजीनियर बाबू खड़े थे। कैसे हैं ये इंजीनियर बाबू? अरे भाई, खटखट करके जब सीढ़ियां उतरते हैं तो सारा घर हिल उठता है। खिड़की के परे रेलवे लाइन के ऊपर डूबता सूरज खून की लंबी सी रेखा खींच गया था। ऊंची नीची चट्टानों के बीच मजदूरों के खोखल शाम की पीली धूप में छोटे छोटे लकड़ी के बक्सों से दिखाई देते हैं। काली देवी के मंदिर के आसपास फीके गुलाबी धुएं का बादल क्षण प्रतिक्षण गाढ़ा होने लगा था। तरन खिड़की से उठकर पलंग के पास चली आई। अधलिखा पत्र तकिए के नीचे अब भी दबा था। सुबह से भाई को पत्र लिखने बैठी है, किंतु अभी तक मुश्किल से 5-6 सतरें ही लिख सकी है। जब जब लिखने की कोशिश करती है, भाई का चेहरा समय की बुझी बासी परतों को काटता हुआ आंखों के सामने घूम जाता है। वह चेहरा नहीं जो भाई बाबू से लड़कर घर छोड़ते समय अपने संग ले गए थे। उसकी तो विकृत भयावह मुद्रा इतने बरसों बाद आज भी जब कभी याद आ जाती है तो दिल कांप उठता है। ना वह चेहरा रहा, ना वह चेहरा नहीं, एक और शक्ल है, बहुत सादी, बहुत उदास। तब मां नहीं रही थी। शुरू से ही बाबू का इतना डर था कि जी भरकर रोने में झिझक होती थी। और तब भाई आए थे। देखती नहीं तरन, बाबू कितने अकेले रह गए हैं। उन्होंने कांपते होठों से कहा था, हमें उनके संग रहना होगा। कुछ दिनों में मैं फिर सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। और आज तरन सोचती है, कहाँ हो पाया सब कुछ पहले जैसा। उन दिनों वे काफी छोटी थी। भाई क्यों चले गए और बाबू उन्हें क्यों नहीं रोक पाए, तब कुछ भी समझ में नहीं आया था। आज लगता है माँ एक कड़ी थी परिवार और बाबू के बीच। उनके जाते ही वे एक घर में रहते हुए भी सहसा एक दूसरे के लिए अजनबी से बन गए थे। बुआ उसे भोजन के लिए बुलाने आई। तरन के हाथ में कागज देखकर पूछा, क्या कोई चिट्ठी आई है? भाई को लिख रही थी। कल से उनका पत्र आया पड़ा है। क्या कुछ आने के लिए लिखा है?
लिखा है कुछ दिनों के लिए मैं उनके पास चली जाऊं। क्यों बुआ? चली जाऊं तो कैसा रहेगा? बुआ विस्मय से आंखें फाड़ते हुए तरन को देखती रही। इतनी दूर आसाम तरन अकेली जाएगी, इसकी कल्पना करना भी पागलपन लगता है। अरे बहन के लिए इतनी मोह ममता होती तो इतने बरसों में क्या एक बार भी वह देखने नहीं आता? बुआ बोली। बाप से लड़ाई है तो क्या सबसे किनारा कर लेना चाहिए? दमा के कारण बुआ से अधिक नहीं बोला जाता। जितने शब्द मुंह से बाहर निकलते हैं उनसे कहीं ज्यादा चढ़ती सांस के भंवर में डूब जाते हैं। बुआ की आंखों में आंसू देखकर तरन एकाएक निश्चय नहीं कर सकी कि वे उसके भाई के लिए है अथवा खांसी के कारण खुद ब खुद उमड़ आए हैं। तुम चलो बुआ, मैं अभी आती हूँ। कमरे में बोझिल सा सन्नाटा छा जाता है। बरामदे में चहलकदमी करते हुए बाबू की थकी अनिश्चित सी पदचाप सुनाई दे जाती है। खिड़की के बाहर मैदान में अंधेरे में मिट्टी के लंबे लंबे ढूं की पतली छायाएं फीकी चांदनी में उमड़ आई हैं। एक धुंधली सी तस्वीर उभर आती है। ढलवा घाटियों पर दूर दूर तक ऊपर नीचे चाय के बाग फैले हैं। इन्हीं बागों के बीच पेड़ों के झुरमुट के पीछे कहीं भाई रहते होंगे। कहते हैं वहां स्टीमर पर जाना पड़ता है। जाने स्टीमर पर बैठकर कैसा लगता होगा। तरन उस छोटे से स्टेशन के सिग्नल की हरी बत्ती देखती रही। पास आती ट्रेन के पहियों की गड़गड़ाहट मकान की दीवारों, मैदान में दूर खड़े घट्टों और टीलों को झिंझोड़ सी जाती थी। कुछ देर के लिए पत्थर तोड़ने की मशीन की भयावह घुर घुर ट्रेन के पहियों तले डूब जाती है। इंजन की हेडलाइट के घूमते प्रकाश वृत्त में आसपास खड़े झाड़ झंकार झिलमिला उठते हैं और फिर वही पहले जैसी घनी बोझिल चुप्पी चारों ओर फैल जाती है। उस रात बुआ तरन के कमरे में आई और देर तक बैठी रही। तरन की ओर कभी कभी देख लेती और फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर सुपारी कतरने लगती। सो गई तरन? बुआ कभी कभी शंकित स्वर में सिर उठाकर पूछ लेती। ना बुआ, अभी नहीं। तरन समझ जाती कि बुआ कोई बात शुरू करने से पहले रास्ता टटोल रही है। वे चुपचाप आंखें मूंद कर प्रतीक्षा करती रहती। आज तेरी माँ के कमरे में गई थी, बुआ कुछ देर बाद धीरे धीरे बोली। मैं तो देखकर हैरत में आ गई तरन। ना जाने कितने बरसों से उसने ये सब चीजें जोड़ जोड़ कर जमा की हैं। उसने बिया की साड़ी तक संदूक में अभी तक संभाल कर रखी है। तरन के मन में हल्का सा कौतूहल जाग उठा। माँ का भी ब्याह हुआ होगा? इस पर कभी कभी विश्वास नहीं होता। तेरे बाबू उन दिनों नए नए दीवान बने थे। बड़ी धूमधाम से उनका ब्याह हुआ था। सिखों के दरबार में एक वही तो हिंदू दीवान थे जो बेरोक टोक राजा से मिलने जाया करते थे। बुआ की आंखों में एक बहुत पुराना, कभी ना मिटने वाला सपना तिराया। हाथ का सरोता चलते चलते रुक गया। एक दिन रियासत के अंग्रेज रेजिडेंट उनसे मिलने आए थे। मोहल्ले के सब लोग आश्चर्य में अपने अपने घरों से निकलकर हमारे घर के सामने जमा हो गए थे। किंतु तेरे बाबू अपने नेम धर्म के इतने पक्के थे कि उनके जाने के बाद उन्होंने स्नान किया और सब बर्तनों को दोबारा धुलवाया था। तरन उठकर पलंग पर बैठ गई। कितनी बार उसने बुआ के मुंह से ये सब बातें सुनी है, किंतु हर बार मन में नए सिरे से उत्सुक हो उठती है। लगता है जैसे वे चोरी चुपके दबे पांवों किसी विचित्र मायावी प्रदेश में चली आई है। बुआ, तुमने तो उन दिनों बाबू को देखा होगा। क्या तब भी तुम्हें उनसे आज की तरह डर लगता था? अरे कौन नहीं डरता था तेरे बाबू से। बुआ के होठों पर एक मलान महीन सी मुस्कुराहट सिमट आई। उन दिनों का डर ही तो आज तक चला आता है। तेरी माँ को तो मुझसे भी ज्यादा डर लगता था। वह तो बस टुकुर टुकुर उन्हें देखती ही रहती। जिस दिन तेरे बाबू दरबार जाते, मैं और वह झरोके में खड़े होकर लुक छिपकर उन्हें देखा करती थी। चूड़ीदार चमचमाता पजामा, सफेद रेशमी अचकन और सिर पर राजसी प्याजी रंग की पगड़ी। हमारी आंखें उन पर से उठती ही ना थी। बुआ के हाथ सरोते पर टिके रहे। आंखें शून्य के ना जाने किस कोने में जाकर अटक गईं।
सोचती हूँ जब आज बाबू तेरे लिए ऊंची जात और बड़े घराने की बात चलाते हैं तो क्या यह ठीक है? वह बात आज कहाँ रही जो वर्षों पहले थी। आज अपनी कौन इज्जत रह गई है जो बड़े घराने का लड़का मिले, लेकिन उन्हें ये बात समझाए कौन? बुआ की आंखों में एक घना अभेद्य सा आश्चर्य घिर जाता है, मानो वे खुद ना समझ पा रही हों कि जो नहीं रहा आज भी कैसे जोंक की तरह चिपटा है। मान गौरव नहीं रहा, जमीन जायदाद कब की बिक लुट गई। बाप दादा की विरासत के नाम पर बचा रह गया है यह एक मकान और समय की धूल में लदा फदा फटे चीथड़े सा दीवान का खिताब, जिसे चाहे ओढ़ लो चाहे दिखा लो, पर जो नहीं है उसे कोई कब तक मानेगा। बुआ का कंठ भारी हो उठता है, आंखों के आगे गीला सा झिलमिला तैर जाता है, किंतु मुस्कुराहट उनके होठों पर तब भी जमी रहती है, मानो वे उसे मिटाना भूल गई हों। किंतु तरन को बात का यह पहलू अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता था पहले, जब माँ हंसी हंसी में वे गहने दिखाया करती थी जो उसे ब्याह पर दिए जाएंगे। तब हल्की सी गुदगुदी होती, ब्याह के लिए नहीं, गहनों के लिए नहीं, बल्कि उस अजीब अनजानी खुशी के लिए जो उसकी अपनी थी, जिसमें वह बिल्कुल अकेली थी। तरन फिर लेट गई। खिड़की से सिग्नल की लाल बत्ती दिखती है। दूर अंधेरे में नहर के पीछे बैरक है, जिन पर रात चुपचाप झुकाई है। इन्हीं बैरकों की किसी संकरी अंधेरी कोठरी में इंजीनियर बाबू रहते होंगे, तरन ने सोचा और आंखें मूंद ली। उस पल उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यह भी याद नहीं रहा कि बुआ ने उससे कुछ कहा है। टांगों पर एक हल्की मीठी सी थकान उतर आई। बरसों पहले की एक धुंधली सी अनुभूति कहीं भीतर धीमे से उमड़ आई है। लगता है जैसे वे टब के पानी में अपनी नंगी देह पसारे लेटी है। बीच में कुछ भी नहीं है, कोई भी घटना नहीं घटी है। जो बीता है सो कुछ भी घटा बड़ा है, वे सब पानी के ऊपर है। सो गई तरन? बुआ ने पूछा। इस बार तरन स्वयं निश्चय नहीं कर सकी कि वे नींद के इस तरफ है या दूसरी तरफ। पानी के ऊपर छायाएं तिरती हैं, किंतु उसके नीचे कितना ढेर सा मौन बिखरा है। फिर अनेक दिन ऐसे आते हैं जब दीवान साहब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। बरामदा सूना पड़ा रहता, खाली कुर्सियों पर सूखी गरम रेत और चूने की परतें इकट्ठी होती रहती। बुआ कई बार बाबू के कमरे तक गई हैं और चुपचाप वापस लौट आई हैं। खाना भी वे अपने कमरे में मंगवा लेते हैं। आते जाते कभी सामने पड़ जाती थी तो देखते भी नहीं, देख भी लेते तो इस तरह से मानो उसे पहचान पाने में द्विधा हो रही हो। उनकी कोशिश यही रहती कि जहां वह बैठी हो वहां ना जाना हो। अकस्मात मुठभेड़ भी हो जाए तो दूसरी तरफ देखने लगें या रास्ता बचाकर निकल जाएं। तरन समझती है बाबू उससे दूर दूर क्यों रहने लगे हैं, क्यों घर में तनाव रहने लगा है। पहले बहुत दिन गुस्सा आता था, अब वह भी नहीं आता। केवल रूखी सी रिक्तता मन में भर जाती है। कभी कभी वह सोचती है कि यदि बाबू को उससे इतनी विरक्ति है तो क्यों नहीं उससे छुटकारा पा लेते। कई बार बुआ ने जोर डालकर बाबू से पत्र लिखवाए हैं। बातचीत आगे भी बढ़ी है, उसकी फोटो और जन्मपत्री बाहर भेजी गई है, किंतु हर बार बीच में ही सब कुछ रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, आज तक तरन की समझ में नहीं आया है। आज भी तरन जब उस रात की घटना सोचती है तो उसकी सारी देह में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। उस रात आधी रात से कुछ पहले बुआ उसके कमरे में आई थी। वह जाग रही थी। अंधेरे में बुआ की पदचाप धीरे धीरे उसके पलंग के पास सरकती हुई सुनाई दी थी। वे सांस रोके लेटी रही। बुआ, बुआ तुम हो? बुआ का स्वर कांप रहा था। तूने कुछ सुना? तरन उठकर बैठ गई। आंखें फाड़ते हुए अंधेरे में धुएं की काली छाया को देखा। क्या बात है बुआ? मुझसे अब इस घर में नहीं रहा जाएगा। क्या बात है बुआ? कहना अब कुछ बाकी रहा है तरन? बुआ का गला रुंधा सा गया।
तरन स्तब्ध आंखों से अंधेरे के उस भाग को देखती रही जहां बुआ खड़ी थी। तुमसे कुछ बात हुई थी बुआ? तरन ने पूछा। अरे मैं तो कमरे में ही बैठी रही थी, वह खुद आए थे। मैं कहती हूं कि जो कुछ उन्हें कहना है तुझसे क्यों नहीं कहते? तू अब बच्ची तो नहीं रही, नाहक मुझे बीच में क्यों घसीटते हैं? क्या कहते थे बुआ? तरन के स्वर में एक अजीब सा खोखलापन उभर आया। उनकी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आती। कहते थे माँ के सामने सब कुछ हो जाता तो ठीक रहता, फिर देर तक चुपचाप कमरे में घूमते रहे। मैंने मौका देखकर कहा कि ऊंचे खानदान को लेकर आजकल कौन बैठा रहता है, अच्छा लड़का मिले तो सब कुछ है। लेकिन मेरी बात सुनते ही वह 1 मिनट भी कमरे में नहीं ठहरे। तेजी से अपने कमरे में गए और फटाक से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब बाहर आए तो एकाएक उन्हें पहचान नहीं सकी। आंखें सुर्ख हो रही थी, माथे पर बाल बिखरे थे। तेरी माँ के मरने के बाद मैंने उन्हें कभी इस रूप में नहीं देखा। हाथ में एक पोटली थी जो उन्होंने मेरे सामने फेंक दी। इसकी माँ के गहने इसमें रखे हैं, इन्हें लेकर वे जब जहां जाना चाहे चली जाए। लड़का चला गया तो मर नहीं गया, यह चली जाएगी तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो भौचक्की रह गई तरन, क्या अपनी लड़की के लिए कोई ऐसे कहता है? उस रात बुआ का प्रश्न अंधेरे में भटकता रहा था। वे कुछ भी नहीं समझ पाई थी कि बाबू उससे क्या चाहते हैं। उसे अपने से ही डर लगने लगा जैसे बाबू को उस पर संदेह है, मानो वह भी भाई की तरह किसी न किसी दिन उन्हें धोखा देकर चली जाएगी। पहले उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था, किंतु उस रात बाबू के संदेह ने उसके मन को भी अस्थिर कर दिया था। क्या सचमुच वह इस घर में रहना चाहती है? उसने बार बार अपने से पूछा और उसे लगा कि शायद बाबू का संदेह सही हो। शायद उसे उस घर के साए साए करते कमरों से डर लगता है, जिसे आज तक वह छिपाती आई है। क्या ये सच है? यह कैसा प्रश्न था, सीधा सादा सहज, किंतु उन हजारों प्रश्नों में एक जिनका शायद कोई उत्तर नहीं होता। तरन यह नहीं जानती थी, और तभी वे रात भर तकिए में मुंह छिपाकर थर थर कांपती रही थी। उस रात तरन ने अचानक निश्चय कर लिया कि वे कुछ दिनों के लिए भाई के पास जाकर रहेगी। दूसरे दिन चाहने पर भी तरन बाबू से अपने जाने की बात कहने का साहस ना कर पाई। कई बार उनके कमरे तक गई, किंतु बिना कुछ कहे सुने उल्टे पांव वापस लौट आई। उसे बाबू से एक विचित्र सा भय लगता था, जिसे मिटाना कभी संभव नहीं हो पाता। उसने बुआ से कहा कि वे बाबू से जाकर कह दे। बुआ विस्मित सी उसकी ओर देखती रही थी, किंतु बाद में जब उन्होंने उस पर विचार किया तो लगा कि शायद तरन का चले जाना ही बेहतर है। उस शाम बाबू ने उसे अपने कमरे में बुलाया था। दरवाजे की धैर्य पर तरन के पांव सहसा ठिठक गए थे। सांस घुटने सी लगी थी। आ जाओ इधर बैठो। बाबू का भारी धीमा सा स्वर सुनाई दिया। दीवार के संग तकिए का सहारा लेकर बाबू बैठे थे, चुप निश्चल। एक बार विचार आया कि जैसे वे दबे पांव आई है वैसे ही वापस लौट जाए, किंतु उसके पांव फर्श से चिपके रहे। सुना है तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहती हो। तरन चुपचाप बैठी रही। उसे लगा मानो बाबू भाई का नाम उसके सामने नहीं लेना चाहते। उसने कभी बाबू के मुंह से भाई की चर्चा करते नहीं सुना। जब कभी उसकी चिट्ठी आती है, बाबू बिना पढ़े उसे उसके पास भिजवा देते हैं। यहां मन नहीं लगता तरन? बाबू के स्वर में एक निरी अबोध सी जिज्ञासा थी, मानो उन्होंने पहली बार इस संबंध में सोचा हो। तरन की आंखें एक पल के लिए ऊपर उठी। उसके भीतर एक अजीब सी उथल पुथल होने लगी। शायद बाबू उसे रोक लेंगे, शायद उसके बिना उन्हें भी अकेलापन महसूस होता होगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यदि एक बार भी बाबू उसे रुकने के लिए कहेंगे तो वे एकदम अपना इरादा बदल देगी, फिर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु बाबू चुप बैठे रहे। तरन की आंखें नीचे झुक गई। कमरे की नीरवता फिर बोझिल सी बन गई।
अच्छा है, जाना चाहती हो तो चली जाओ, मेरी ओर से चिंता मत करना। बाबू का स्वर बिल्कुल स्थिर और भावहीन था। कमरे से बाहर जाते हुए तरन के पांव एक बार दहरी पर ठिठके थे। सोचा था शायद बाबू कुछ कहेंगे, किंतु कमरे में सन्नाटा घिरा रहा। शायद कुछ भी कहना शेष नहीं रहा था। उस दोपहर तरन अपने कमरे में ही लेटी रही। इतने दिनों से अगर कोई एक इच्छा होती है तो यही कि जब इच्छा करे तभी उसी क्षण नींद आ जाए। कभी कभी तो लगता है कि इतने बरसों में जागने के, आंखें खोलकर चारों ओर देखने के जो क्षण आए हैं वे भी जैसे गलत हों, अवास्तविक हों। लगता है जैसे वे भी पूरी तरह से उसके पास ना आए हों, नींद की डोरी पर खड़े खड़े वापस लौट गए हों। शाम को तरन अपने कमरे से बाहर आई। दोपहर भर लेटे रहने के कारण शरीर भारी लग रहा था। बाहर दिन भर रेत उड़ी थी, मटियाली धूल की तह जम सी गई थी। मैदान के चारों ओर टीलों और मिट्टी के ढूंहों पर फीकी बुझी बुझी सी धूप चमक रही थी। तरन ने देखा बाबू अभी बरामदे में नहीं आए हैं। उनके कमरे का दरवाजा अब भी बंद पड़ा था। बुआ अपनी कोठरी में खास रही थी और मन ही मन कुछ बड़बड़ाती जा रही थी। जब कभी हवा का झोंका आता था, उस सूने मकान के दरवाजे खटखटा उठते थे। तरन ने जल्दी जल्दी चप्पल पहनी। भीतर बुआ से कह आई कि वे कुछ देर टहलने के लिए बाहर जा रही है। ना जाने बुआ ने उसकी बात सुनी या नहीं। सीढ़ियां उतरते हुए भी तरन को उनकी खांसी का खखराता स्वर सुनाई दे जाता था। दूर दूर तक रेतीली जमीन फैली थी। अस्त होने से पहले सूरज की पीली किरणें कच्चे सोने की सी रेत पर बिखर गई थी। नई सड़क के दोनों ओर रोड़ी पत्थरों के ढेर छोटे छोटे पिरामिड जैसे खड़े थे। उन्हीं के संग संग चलती हुई तरन पानी के टैंक तक पहुंच गई थी। सब कुछ कितना दूर और फिर भी कितना अपना था। तरन ने सोचा कितने वर्षों से वह इन्हें देखती आई है। लड़ाई के दिनों में जब बैरक बनाए जा रहे थे और मिलिट्री ट्रकें गर्द उड़ाती हुई जब शहर से आती थी, तब भी वह यहाँ थी। आज बरसों बाद जब भीमकाय चट्टानों को तोड़कर नई सड़क खोदी जा रही है, बैरकों को ढाया जा रहा है, यह भी वह सुबह शाम कमरे की खिड़की से देखती आई है। तरन को ये सोचकर हल्की सी खुशी हुई कि अब कुछ दिनों के लिए वह इनसे छुटकारा पा लेगी। उसे लगा मानो उसके भीतर का तनाव बह गया है। और जब उसने दूर से कच्ची सड़क पर इंजीनियर बाबू को आते देखा तो वे बिना मुस्कुराए ना रह सकी। इंजीनियर बाबू टैंक के पास आकर रुक गई। उनके सिर का 16 हैट धूप में चमक रहा था। कमीज की बाहें ऊपर चढ़ी थी, जिनके नीचे नंगी बाहों के बाल धूल रेत में सने थे। गले के बटन खुले थे और गले के निचले हिस्से पर पसीने की 2-4 बूंदें दिखाई दे जाती थी। उनके हाथ में एक लंबा चौड़ा सा बोर्ड था। ऐनक के पीछे आंखें वैसी ही चंचल, बेचैन किंतु निहायत गंभीर दिखाई देती थीं। आप यहाँ कैसे खड़ी हैं? यूं ही जरा टहलने की सोच रही थी। घर में तो उमस के मारे बैठा नहीं जाता। आपको मैंने दूर से ही देख लिया था। इंजीनियर बाबू, हालांकि 16 हैट में आपको पहचानना मुश्किल था। इंजीनियर बाबू हंस पड़े। तरन को याद आया कि जब वे शुरू में दरवाजे के पीछे खड़ी होकर बरामदे में इंजीनियर बाबू की हंसी सुनती थी तो उसे लगता था कि वह उम्र में उससे काफी छोटे हैं। इधर शहर जाना हुआ इंजीनियर बाबू? कैसे होगा? इंजीनियर बाबू अपनी परेशानियों को कुछ इस ढंग से कहते हैं कि तरन को लगता है मानो उन्हें उनसे काफी सुख अनुभव हो रहा हो। कैसे होगा? 3 दिन से कोई लारी नहीं गई है। उतनी दूर ना मैं जा सकता हूँ ना बेचारा मोंटू। लारी नहीं गई है? तरन आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। फिर खाने पीने का सामान कौन लाता होगा? यहाँ तो कोई अच्छा होटल भी नहीं है। आप मोंटो को नहीं जानती? इंजीनियर बाबू ठहाका मारकर हंस पड़े। शहर जाने में हम दोनों को ही आलस लगता है, इसलिए उसने यहाँ एक अच्छा सा ढाबा खोज निकाला है। वहीं से अपने और मेरे लिए दोनों जून खाना ले आता है।
तरन ने इंजीनियर बाबू को देखा। बड़ा विचित्र सा लगा। कैसे हैं ये इंजीनियर बाबू? अपने शहर, अपने घर को छोड़कर इतनी दूर चले आए हैं। नौकर के अलावा कोई भी तो नहीं है इस उजाड़ प्रांत में जिसे वे अपना कह सकें। अच्छा चलिए, आप टहलने आई है ना? ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ कच्ची सड़क पर वे दोनों चुपचाप चलने लगे। जब कभी हवा का झोंका आता, आंखें मुंद जाती, मुंह में रेत करकराने लगती, आंखों के आगे सफेद पर्दा सा खिंच जाता। मजदूरों के खोखलों और झाड़ फूस के छपरों के ऊपर काली देवी के मंदिर का दिया जल गया था। हालांकि धूप अभी तक आसपास बड़ी चट्टानों और मिट्टी के ढूंहों पर रेंग रही थी। चलते चलते अचानक इंजीनियर बाबू रुक गए। आपने वे टीले देखे हैं उन खोखलों के पीछे? इंजीनियर बाबू की दृष्टि कहीं दूर जाकर अटक गई थी। तरन जिज्ञासा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगी। सड़क बनने के बाद उन सबको गिरा दिया जाएगा। रेलवे लाइन के सामने आप जो बंजर भूमि देखती हैं उसे जोता जाएगा। नहर के इस तरफ कारखाने बनेंगे। आपके देखते देखते सब कुछ बदल जाएगा। इंजीनियर बाबू का स्वर एकदम बहुत उत्साहपूर्ण हो गया था। शाम की धूप में उनके चश्मे का शीशा बार बार झिलमिला उठता था। और भी न जाने इंजीनियर बाबू ने कैसी कैसी अजीब बातें कही थी। तरन विस्मय से देखती रही, सोचती रही कि देखने में चाहे इंजीनियर बाबू कॉलेज के छात्र से लगते हों, जानते बहुत कुछ हैं, उसे हंसी केवल इस बात पर आई थी कि वे इतना उत्तेजित होकर क्यों बोल रहे हैं। वह कोई उनका विरोध थोड़े ही कर रही है। रेलवे लाइन के फाटक के पास आकर वे रुक गई। इंजीनियर बाबू एकाएक चुप हो गए थे, मानो शाम के घिरते अंधियारे का सूनापन उन्हें भी छू गया हो। आकाश पर हंसिया चांद उगाया था। टीलों की ऊंची नीची रेखाएं जो दोपहर के समय तीखी और सख्त दिखाई देती हैं, संध्या के फीके आलोक में बेहद नरम और हल्की पड़ गई थी। मानो अपना अलगाव छोड़कर वे चुप एक दूसरे के पास सरक आई हों। इंजीनियर बाबू, आप कभी आसाम गए हैं? आसाम? नहीं तो। क्यों, वहां क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही याद आ गया। वहां हमारे भाई रहते हैं, आप ही के उम्र के हैं। ओह। इंजीनियर बाबू चुपचाप दूसरी ओर देखने लगे थे। तरन को यहां से लौट जाना था, किंतु वे चुपचाप खड़ी रही थी। हवा का वेग अचानक कम हो गया था। पानी के टैंक के पीछे छोटे छोटे घरों की नीली छतें शाम की ढलती धूप में चमक रही थी। अब आप वापस लौट जाइए, अंधेरा होने को है। कहिए तो मोंटू को साथ भेज दूं? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। दूर ही कितना है? इंजीनियर बाबू रेल की पटरी पार करके धीरे धीरे मैदान की दूसरी ओर चलने लगे थे। तरन देर तक उनकी ओर देखती रही। डूबते सूरज के रंग का अंतिम आभास भी मिटने लगा था। वापस लौटते हुए तरन एक बार रुकी थी। उसे लगा था जैसे बरसों बाद उसके पास एक रहस्यमय अनिर्वचनीय सुख आया है। चारों ओर घिरते अंधकार की सनिग्ध छाया के बीच उसे अपनी सब चिंताएं निरर्थक सी जान पड़ी थी। वे समझ ना पाई कि उसे अब तक जो इतना डर लगता रहा था वे किस लिए था, किससे था। जिंदगी में केवल एक बार जीना होता है और उसे उसके अलावा और कोई नहीं जिएगा। इंजीनियर बाबू को ही देखो, अपना घर बार छोड़कर इतनी दूर आए हैं। भला किस लिए? उन्हें कैसा लगता होगा? मैदान के अंधेरे उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हुए तरन को लगा जैसे बीते बरसों का बासीपन धुल गया है। उसकी नस नस में आनंद की लहर दौड़ गई थी। नहीं नहीं, अब वे इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। वे अपनी जिंदगी स्वयं जिएगी। उसे यहाँ रहने के लिए किसी का मोह पीछे नहीं खींचेगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए तरन ने ऊपर देखा। बरामदे में निपट अंधेरा था। सारे घर में सन्नाटा फैला था। केवल रसोई की बत्ती जल रही थी, जिसकी रोशनी की एक धूमिल फीकी सी रेखा बाबू के कमरे के दरवाजे पर खींचाई थी। दरवाजा खुला था। तरन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या बाबू अकेले अंधेरे कमरे में बैठे हैं? वह दबे पांव दरवाजे के पास गई।
कांपते हाथों से दरवाजे को हल्के से पीछे ठेल दिया। आंखें अंधेरे में पहले कुछ भी ना पकड़ पाई, इधर उधर भटकती रही। फिर एक कोने में वे सहसा ठहर गई। एकटक देखती रही तरन। निंद्रा में चलते मरीज की तरह बाबू कमरे में घूम रहे थे। कभी कभी अकस्मात कमरे के बीच खड़े हो जाते, मानो किसी भूली हुई चीज को याद कर रहे हों। फिर अचानक उनके पांव मुड़ जाते और वे कोने की ताक में रखी हुई बरसों पुरानी तस्वीर के सामने आ खड़े होते। उभरी हुई नीली नसों से भरे, कांपते, बूढ़े हाथों से वे फ्रेम पर जमी हुई धूल की परतों को साफ करते। धूल कहाँ साफ हो पाती है, केवल उनकी उंगलियों की छाप तस्वीर के पुराने जर्द शीशे पर उभर आती हैं। कोई शक्ल है जो व्यतीत के धूमिल पर्दे पर दिए की लो सी झिलमिला जाती है। जॉर्ज पंचम का सिल्वर जुबली के समारोह के अवसर पर बरसों पहले जो फोटो लिया गया था। बाबू मंत्रमुग्ध होकर आपलक उसे देख रहे थे। रियासत के अंग्रेजी रेजिडेंट और अन्य राज्य अधिकारियों के बीच जहां दीवान साहब बैठे हैं, फोटो के उस कोने पर बाबू की आंखें स्थिर, स्तंभित सी जमी रह गई हैं, मानो वे अपने को ही पहचान पाने का प्रयास कर रहे हों। क्षण भर के लिए भ्रम होता है, क्या बाबू सचमुच वहां है जहां खड़े दिखते हैं? क्या इस घड़ी उनके संग कोई नहीं है? दरवाजे के पास दीवार से सटकर तरन पत्थर सी खड़ी रही। आंखों पर एकाएक विश्वास नहीं हुआ। पहली बार तरन ने बुढ़ापे को ऐसी निरावृत अवस्था में देखा था और वे बिना हिले डुले सुनसी खड़ी रही थी। बाबू के रूखे सफेद बाल, पतली लकड़ी से हाथों पर नीली नसें, चेहरे की असंख्या उदास झुर्रियां, क्या ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने उसके देखते देखते हो गया है? बाबू, बाबू, तरन के होठ फड़फड़ा उठे। वे अंधेरे कमरे में बाबू के सामने आकर खड़ी हो गई। जीवन में पहली बार उसने बाबू के इतने निकट जाने का साहस किया था। बाबू ने धीरे से सिर ऊपर उठाया, तरन को देखा और देखते रहे। तुम यहां क्यों आई तरन? उनका गला भर्रा सा आया, आंखों में कातरता छलछला उठी। तरन कमरे से बाहर चली आई। देर तक अंधेरे बरामदे में खड़ी रही। एक भया वैसा विचार उसके मस्तिष्क में धीरे धीरे रेंगता रहा। बाबू उसे कभी नहीं छोड़ेंगे और वे उनसे कभी अलग नहीं हो सकेगी। वह अकेली रहेगी, किंतु बाबू की छाया से बंधी हुई। और बाबू का अकेलापन हमेशा हमेशा जिंदगी भर उससे जुड़कर रहेगा। वह क्षण जो आज शाम आया था, रेलवे लाइन के सामने, जब वे इंजीनियर बाबू के संग खड़ी थी, वह शायद गलत था। अपने संबंध में एक सुखद भ्रम से अधिक कुछ नहीं। वे क्षण फिर उसके जीवन में कभी नहीं आएगा। रात भर बुआ के कमरे में खांसने का स्वर सुनाई देता रहा। आधी रात के समय तरन बाबू के कमरे तक गई थी और ना जाने कितनी देर तक अंधेरे में दरवाजे से सटकर खड़ी रही थी। उसे लगा था मानो माँ उस रात दोबारा मर गई हो और जो आंसू बचपन में नहीं बह सके थे, वे इतने बरसों से इसी रात की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने कमरे में वापस आकर तरन चुपचाप खुली खिड़की के आगे खड़ी रही। दूर दूर तक मैदान में फीकी सी चांदनी बिखरी थी। रेलवे लाइन के परे 3-4 बत्तियां टिमटिमा रही थीं। इन्हीं के आसपास कहीं इंजीनियर बाबू रहते होंगे। उसे उस क्षण इंजीनियर बाबू की बात याद हो आई कि कुछ वर्षों में सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ। क्या इंजीनियर बाबू सच कह रहे थे? क्या सचमुच सब बदल जाएगा? और तरन के होठों पर एक रूखी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। खिड़की से हटकर तरन अपने पलंग पर लेट गई। थकान के मारे पलकें भारी हो गई थी, फिर भी देर तक सोना नहीं हो सका। एक बार बीच में कच्ची नींद का हल्का सा झोंका आया था तो लगा था जैसे सामने भाई खड़े हों। वैसी ही शक्ल थी, वही उदास सी आंखें। और तरन देर तक भाई के बारे में सोचती रही। कितने बरसों से उन्हें नहीं देखा।
अब तक तो शायद वे बिल्कुल बदल गए होंगे। एक धुंधली सी तस्वीर आंखों के सामने उभर आती है। कहीं बहुत दूर चाय के बागों के झुरमुट में उनका बंगला छिपा होगा। कहते हैं वहां स्टीमर पर जाना पड़ता है। ना जाने स्टीमर में बैठकर कैसा लगता होगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।